और नमस्कार। देखिए, ऐसा है, चीन हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है जिसमें चीन बहुत कूटनीति के साथ फायदा उठा रहा है। अगर आज की आप हालत देखो तो हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो सरकार से लड़ रही हैं और हमारे देश में एकता की कमी भी दिखाई दे रही है। सुनाई दे रहा है आप सबको? सुनाई दे रहा है जी? जी सर, जी सर, हम लोग सुन रहे हैं। दिना जी भाई दिखाई दे रहा है। मैं आपके साथ स्थिति का सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जनरल केजे सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक को अनम्यूट करें। जनरल केजे सिंह जी, माइक को अनम्यूट करें। कर रहे हैं। हाँ जी, अब आ रही है। अब सुनाई दे रहा है? जी जी जी, अब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पुराना लॉ है परेटोज लॉ, उसमें फंसे हुए हैं। अपना 80% टाइम हम चीन को गाली देने में खर्च कर रहे हैं। चीन को गाली देने से हमारे को क्या हासिल होगा ये मुझे नहीं पता। चीन को नए नए नाम कहना, चीन की कुटिलता के ऊपर विश्लेषण करना, कुछ लोगों ने तो पीएचडी कर डाली है तो आजकल के दिनों में। देखिए, ऐसा है, अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ें और कौटिल्य की नीति को समझें तो कौटिल्य ने भी बोला है, साम दाम दंड भेद आपका दोस्त नहीं है। कोई भी आपके साथ पूरी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। 1971 की अगर बात करें आप, तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा हमारे बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था। तो कोई आपका कोई परमानेंट ना दोस्त है ना आपका कोई परमानेंट दुश्मन है, लेकिन उनके इंटरेस्ट परमानेंट है। तो कौटिल्य की तरह हम भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। हमारे देश ने किया भी है। देखिए, बांग्लादेश हमने बनाया, सिक्किम को हमने अपने साथ जोड़ लिया। कोई आसान नहीं था, सिक्किम भी बफर स्टेट था। हिंदुस्तान में गोवा भी जुड़ा, पुडुचेरी भी जुड़ा, हैदराबाद को भी पुलिस एक्शन से कब्जा किया। तो बार बार सिर्फ चीन को गाली देते रहना, अपना टेम्परेचर बढ़ाना, अपने को बेकार ही ज्वरित रखना, एक कोई बहुत सूझबूझ की बात नहीं है। एक परिपक्व नेशन, एक परिपक्व राष्ट्र जिसके 75 साल हो गए, 73 तो हो चुके हैं, उसको ये समझ लेना चाहिए कि कोई उसके साथ, हर एक आदमी उससे या तो कोई इकोनॉमिकली चीज कीजिए खोस लेगा। आप अपने घर के साथ अपने प्लॉट में एक दिन अपनी कार मत खड़ी करिए, वहां कोई आके पार्क कर देगा। तो ये तो नियम है, ये तो असूल है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि अभी हमारे देश में एक उन्माद सा बढ़ता जा रहा है। हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ने, आप देखिए मोदी साहब ने कोई बात नहीं करी जब तक ले नहीं गए, चुप रहे, क्योंकि उन्होंने मौका दिया चीन को कि वो पीछे चला जाए, वो हमारे साथ सुलह कर ले। आखिर चीन हमसे बड़ा मुल्क है, इसको हम भूल नहीं सकते। हम गाली दे सकते हैं उसको, लेकिन राजनीतिक में, सामरिकता में, कूटनीति में चुप रहने का भी बहुत फायदा है। और एक शेर भी है कि उनकी खामोशी ने हजारों सालों की आबरू रख ली। तो कहीं पे हम अपनी सरकार के ऊपर बेकार प्रेशर ना बढ़ाएं, ये मेरा आप सबसे एक छोटा सा आग्रह है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जोश करिए, अपना काम ठीक करिए, अपनी इकोनॉमी को पुश करिए, क्योंकि जब तक हम चीन के साथ अपना सामर्थ्य नहीं बढ़ाएंगे ये चीजें बार बार हो सकती। देखिए, 15 जुलाई 1962 को चीन ने गलवान से ही पीछे हटा था। उसके 91 दिन के बाद चीन ने
अक्टूबर में हमारे ऊपर हमला बोल दिया। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि आज जो चीन पीछे जा रहा है वो पूरी तरीके से पीछे जा रहा है, और इसमें वक्त लगेगा। चीन आसानी से पूरा पीछे नहीं जाएगा। देखिए, पहली प्रोसेस होती है डिसएंगेजमेंट। दो देश एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, उनको एक दूसरे से डील करना पड़ेगा, डिसएंगेजमेंट होगा। उसके बाद में होगा डी एस्केलेशन, यानी कि फोर्स लेवल्स को कम करना उस इलाके में, और फिर होगा डी इंडक्शन। और ये भी ऐसा नहीं सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं होगा। जहाँ पे थोड़ी विचार में हमारी एक दूसरे के साथ मिलाप है, वहाँ पहले शुरू हुआ, PP14 में हुआ, फिर PP15 में हुआ हॉट स्प्रिंग्स में, और अब PP17 गोगरा में हो रहा है, और साथ साथ फिर बाद में पेंगोंग सो में होगा। और अगर ये प्रोसेस ठीक तरीके से चली तो फिर देपसांग में भी करना पड़ेगा। वहाँ भी वो PP10, 11, 12, 13 के इलाके में आके ऐसी रिपोर्ट्स है कि चीन आ गया है। तो हमको अपना हौसला बना के रखना पड़ेगा, सरकार को पूरी सपोर्ट देनी पड़ेगी, हमारे अपोजिशन को परिपक्वता का परिचय देना पड़ेगा। सवाल पूछिए, क्यों नहीं पूछेंगे, लेकिन उसका वक्त आएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी हमने अपनी सेनाओं को वो छूट देनी है जैसी सरकार ने दी है। और देखिए, छूट देने से कितना अच्छा फायदा हुआ। जो चीज हम आसानी से नहीं कर सकते थे, वो 15 तारीख की रात को हमारी छोटी सी टुकड़ी ने चीन को एक सामरिक मैसेज दे दिया, एक टैक्टिकल टुकड़ी ने, और चीन शायद उसका असर पड़ा। चीन समझ गया कि ये राष्ट्र ऐसे नहीं है। 62 में हमने जो कर लिया, पर 1967 में नाथुला में इन्होंने हमारे 800 आदमी ढेर किए थे, और हमने सिर्फ 363 इनके शहीद किए थे। उसके बाद सोमड्रोंग छू में 85-86 में ये डटे रहे, देपचांग में डटे रहे 2013 में, च्यूमर में डटे रहे 2014 में, डोकम में डटे रहे 2017 में, और गलवान में उन्होंने हमें एक बड़ा सबक दे दिया। तो हम हमारी सेनाओं को मौका दें, उन पे भरोसा करें और वक्त दें, और उन्माद की स्थिति से उभरे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, परिपक्वता। देखिए, जैसे किसी ने कहा कि चीन से एकदम, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला, उन्होंने बोला आत्मनिर्भरता। उन्होंने ये नहीं बोला कि सेल्फ सफिशिएंसी, उन्होंने बोला सेल्फ रिलायंस, यानी कि आप दूसरों के साथ मिलकर आत्मनिर्भर बने। तो चीन के साथ हमें आत्मनिर्भर बनने में भी वक्त लगेगा। हम सब ने कुर्बानी देनी है। छोटी छोटी चीजें जो हम खरीदते हैं वो हम ना खरीदें, लेकिन जो बड़े लेवल पर, जैसे कि एक्टिवेटेड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको हम API के नाम से पुकारते हैं, जैसे कि रेयर अर्थ्स है, जैसे कि पावर एंड कंट्रोल इक्विपमेंट है, इन सब चीजों में हमें धीरे धीरे करके आत्मनिर्भरता बनानी पड़ेगी, और बनेगी भी। आप देखिए, आज ही आईफोन कंपनी ने ये निश्चय किया है कि फॉक्सकॉन चेन्नई के अंदर, अपने प्लांट के अंदर $1 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि वो अपना मेन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन से हटाकर हिंदुस्तान की तरफ आने का संकेत दे रहा है। लेकिन इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, और उन मुल्कों के लिए हालात अच्छे बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे देश में शांति होगी, लोग मेहनत से काम कर रहे होंगे और जोश के साथ होश दिखाएंगे, तो वो देश भी आएंगे। पहले नहीं आ रहे थे, बहुत सारे वियतनाम चले गए, बहुत सारे बांग्लादेश चले गए, बहुत सारे इंडोनेशिया भी चले गए, बहुत सारे। तो हमने, ये कंपटीशन है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। ये देखिए, कौटिल्य की बात को बार बार गौर करिए, और ये मत सोचिए कि यहाँ सब आपके दोस्त हैं। कोई, अभी मैं आता हूँ, जो मुझे विषय भी दिया गया है कि हमारे विकल्प क्या है। देखिए, विकल्पों में पहला विकल्प होता है फुल स्केल वॉर, यानी ऑल आउट वॉर। वो नहीं हो सकता।
दोनों देश नहीं चाहते। दूसरा विकल्प होता है लिमिटेड या लोकलाइज्ड वॉर, एक सीमित क्षेत्र में कुछ कार्रवाई हो, जैसे कि लद्दाख के क्षेत्र में। वो भी शायद नहीं हो सकता क्योंकि दोनों देश ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम कभी ये नहीं सोच सकते, चीनियों के ऊपर भरोसा करने से पहले हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, हमको बार बार चेक करना पड़ेगा। पिछली बार कर्नल संतोष बाबू खुद गए, लेकिन इस बार शायद पहले हमको ड्रोन भेजने पड़ेंगे, क्वाडकॉप्टर भेजने पड़ेंगे, फोटोज को पढ़ना पड़ेगा और फिर फिजिकली जाना पड़ेगा। और फिजिकली जाते हुए भी हम वहां पर उनके लिए प्रोटेक्शन बना कर रखेंगे। उसके बाद एक और चीज होती है एविक्शन ऑप्स, कि हम उनको वहां से खदेड़ दें। वो करना भी मुश्किल है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जो फोर्स लेवल है वो बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो हम कर क्या सकते हैं? जो अब हम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार कर रही है, कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट। अपनी फौजों की नफरी को बढ़ाओ। वहां पर हमारी आमतौर पर एक डिवीजन होती थी, आज हमारी 3 डिवीजन है। वहां पर हमारे T-90 टैंक पहुंच चुके हैं, अपाची हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किए जा चुके हैं, चिनूक भी पहुंच गए हैं। तो इन सब, और हमारे फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट भी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट, यानी कि दुश्मन के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। और तैयार होना, हम तैयारी भी कर रहे हैं। अगर चीनी नहीं माने तो हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। हमारी सेनाओं में वो सामर्थ्य है जो विश्व की बहुत कम सेनाओं में, क्योंकि हमारी सेनाएं इतने सालों से युद्ध की स्थिति में हैं या वो प्रॉक्सी वॉर से लड़ रही हैं। और हमारी सेनाएं वहां पर जो माउंटेन वॉरफेयर में है, उनका सानी कोई भी नहीं है। हमने इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको देख चुके हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक। लेकिन इकोनॉमिक में चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, ये 1-2 साल में नहीं हो सकता, इसमें वक्त लगेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आत्मनिर्भरता बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैसेज देना है। 59 ऐप्स को आपने बैन किया, मैसेज चला गया। कुछ और देशों का हौसला बढ़ा, अगर उन्होंने भी टिकटॉक को बैन कर दिया तो अमेज़न ने इस तरीके से अब एक आंदोलन चला सकता। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट, हमारे जो डिप्लोमेटिक अलायंसेस बुरा भी मान जाएंगे। कोई भी देश का आपके लिए काम आपको खुद ही, किसी और के कंधे से पॉसिबल ही नहीं है। तो और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो कि विश्व में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ी बहुत सहायता ले सकता है, लेकिन ज्यादातर काम हमको खुद करना पड़ेगा और उसके लिए हमको अपना सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं बजट को भी बढ़ाएंगे। सरकार ये भी कर रहे हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करें, उसको बड़ा करें, वो उसके ऊपर ज़्यादा काम करें, जैसे कि हमने इस रोड को बनाया है। और हमारा जो, कुछ लोग कहते हैं कि साउथ चाइना सी में नेवी को लेकर चले जाओ, मलक्का स्ट्रेट में नेवी को डिप्लॉय कर दो, हमारी नेवी उनसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन नेवी के साथ एकदम किसी भी चीज़ की हालत को बदल देना या डिसीजन ले लेना मुश्किल है। नेवी एक कोअर्सिव डिप्लॉयमेंट और डिप्लोमेसी का पार्ट है, यानी कि दुश्मन के ऊपर दबाव बढ़ाने की एक साधन है। तो वो होना चाहिए, वो अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका हमारे लिए नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन होंगे, अगर जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद वो जो चीन के साथ व्यवहार करेगा उसका हमें आज पता ही नहीं, क्या वो पूरा बदल जाएगा।
तो इसलिए हमको अपने सामर्थ्य पे, अपने उसके ऊपर, अपने बूते के ऊपर इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयारी करनी, और दूसरों का जो सहायता मिलेगी उसका वो बोनस है। बोनस को आप मेन सैलरी नहीं बना सकते और ना ही हमको बनानी चाहिए। तो अपना सामर्थ्य बढ़ाएंगे और दूसरों को साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो अब मैंने आपको इतने विकल्प बताए, तो मेरा कहने का मकसद ये है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि एक अच्छी रेसिपी होती है ना, एक अच्छी बिरयानी बनाई जाती है, तो हमारी सरकार में ये सामर्थ्य है, वो बिरयानी बना रही है, वो तड़के भी लगा रही है। तो सरकार के ऊपर भरोसा और उनको इस चीज की छूट देनी और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना, ये आज के हालात की मेरे विचार से जरूरत है। और हमको जो छोटे छोटे कुर्बानियां करनी है वो हमने करनी है। मैं आप सबके साथ 2-3 छोटी चीजें साझा करना चाहता हूं। हम सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन फैंड से अंडमान निकोबार जाते हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगली बार मार्च अप्रैल में हम ले जाएंगे और हम ले जाकर उन लोगों के साथ उनको अपना भरोसा दिलाएंगे, उनको बताएंगे कि हम आप उनकी इकॉनमी का होगा, उनके लिए कुछ करके जाएंगे, कुछ चीजें लेके जाएंगे, करके जाएंगे, कुछ चीजें इकट्ठी करेंगे उनके बच्चों के लिए। तो हम कुछ ऐसे विचार कर, कुछ पॉजिटिव, और अपने इलाके में, जैसे आप जिस भी इलाके में रहते हैं, कुछ कोशिश करके अपने स्कूलों को लेके स्कूलों से जोड़ें, वेबिनार के जरिए, किसी और माध्यम से, ताकि या लद्दाख के लोग जो आपके इलाके में पढ़ने लिखने आए हैं उनको भरोसा दिलाएं, ताकि उन लोगों को एक मैसेज जाए। आज लद्दाख की इकॉनमी के ऊपर बहुत भारी मार हुई है। हमारे साथ एम्बेसडर स्टॉपदन साहब जुड़े हैं, वो बताएंगे आपको कितना उनका नुकसान हो रहा है। उनका सब कुछ ही पर्यटन के ऊपर निर्धारित था और अब वो ठप पड़ चुका है। लेकिन फैंस की तरफ से हम एक ऐसा निश्चय करें, माननीय इंद्रेश जी से मैंने आग्रह करूंगा, वो हमारे गुरु हैं, उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। वो इस चीज को कंसिडर करें कि अगली बार हम सब ले जाएं और ले जाकर उन लोग प्रोग्राम करें उनके साथ। वो हम अभी तो नहीं कर सकते, मार्च अप्रैल में हम शायद जा सकते। और हम अपने इलाके में लद्दाख के लोगों के साथ जुड़े, लद्दाख की प्रोडक्ट्स को लेने की कोशिश करें और स्कूलों को उनके साथ जोड़ें। तो मैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, ये वक्त है अपनी सेनाओं को ढील देने का, उनको काम करने की छूट देने का, उन पर भरोसा करने का, अपनी सरकार को छूट देने का। जो भी सवाल करना चाहते हैं बाद में करिएगा, वक्त आएगा, पोस्टमार्टम जरूर करिएगा, लेकिन अभी नहीं। मनोवैज्ञानिक जो लड़ाई है उसको ऐसे नहीं जीता जा सकता, और हम कोशिश करके अपनी तरफ से जो भी छोटी कुर्बानी कर सके करें, और जो भी विश्लेषण करें वो केवल चीनियों को गाली देने के लिए ना हो, वो एक इन्फॉर्म्ड विश्लेषण हो, जिसमें कि हम देखें चीन ने कैसे रेयर अर्थ में महारत हासिल कर ली, चीन ने कैसे इन चीजों के अंदर कर लिया, उसका क्या काट है, कैसे हम उसका पता कर सकते। तो इन्हीं चीजों के साथ, हालांकि मेरे पास समय और है, बोल तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, और बुढ़ापे में तो घर में कोई सुनता नहीं है, तो अगर ऐसा कोई ऑडियंस मिल जाए तो बोलते ही रहता आदमी, कहता अच्छा मौका है, सबको कैप्टिव ऑडियंस से सुनाते रहो। जी तो मैंने कोशिश करके इसको सबने जम्मू में छोटा करने की कोशिश की है। क्वेश्चन आंसर के टाइम में आपको दोबारा मौका और मिलेगा। मैं आपको थैंक यू, जय हिंद, और मेरे को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया है तो मुझे